Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to study about the modern methods of irrigation. कि आजकल जो methods of irrigation हैं वो कौन-कौन से हैं और क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें, इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस मैंने आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर दी थी। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि वाटर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है हमारा वो है। हमारे बॉडी के अंदर 70% के आसपास हम वाटर से बने हुए हैं और हमारी अर्थ के ऊपर भी 70% वाटर है, लेकिन जो वाटर यूजेबल वाटर है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड वेरियस डेली पर्पसेस वो बहुत लिमिटेड वाटर है। हार्डली 1% या 1.5% के आसपास जो वाटर है वो हम यूजेबल कर सकते हैं, यूजेबल वाटर है। अब उसी वाटर में हम सभी को पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को क्या करना है, फीड भी करना है, वाटर उनको पानी भी पिलाना है और उनके लिए खाना भी बनाना है उसी वाटर से, उनके लिए क्रॉप्स भी तैयार करनी है। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लग जाते हैं कि वाटर के जो है वेस्टेज को लेकर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट ना हो। इससे बचने के लिए हमने मॉडर्न इरिगेशन जो सिस्टम है उसको यूज़ किया है। वाटर का इकोनॉमिकल यूज़ यही हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का पर्पस है। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब होता है बौछार करना। जो आपका वाटर होता है उसको वेल से निकाला जाता है या किसी ग्राउंड वाटर के सोर्स से उसको निकाला जाता है और नोजल्स की हेल्प से, छोटे छोटे नोजल्स की हेल्प से उसको खेत के अंदर या फिर उसको स्प्रिंकल किया जाता है। पाइपलाइंस के थ्रू उसको स्प्रिंकल किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। एक नोजल लगा होता है उसके अंदर। जब उसके अंदर हाई प्रेशर आता है वाटर के अंदर से, मतलब वाटर जब हाई प्रेशर पे निकलता है तो वो नोजल जो है वो रोटेट करता है और जब वो नोजल जो है रोटेट करता है तो आपका जो पूरा वाटर है वो पूरे आपके खेत के अंदर वो धीरे धीरे पहुंच जाता है। और जो दूसरा सिस्टम है हमारा है वो सबसे इकोनॉमिकल है। वाटर का सबसे इकोनॉमिकल यूज अगर अभी तक हम लोग कर पाए हैं वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप्स लगे होते, छोटे छोटे ड्रिप्स लगे थे, जैसे होता है ना ड्रॉपर, जिससे बच्चों को दवाइयाँ पिलाते हैं। देखा है आपने, केमिस्ट्री लैब में भी होता है। यस सर। Yes, sir. उसी से ड्रॉप ड्रॉप करके हम ड्रॉप ड्रॉप करके जितना भी हमारा वाटर, जितना हमारे प्लांट को हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही वाटर हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वाटर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इवेपोरेट ही होगा और इसका फिर बाद में कोई यूज़ नहीं। तो ड्रिप इरिगेशन जो है वो डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचाया जाता है। ये जो बेस्ट टेक्निक है फॉर ये जो आपके वाटरिंग प्लांट, जो आपके फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, इसमें वाटर का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये ऐसी जगहों के लिए बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी जो है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर का अभी देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं ये जगह बहुत ही इट हैज़ वेरी अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आपके रिवर जो है वो बहुत पास में है। आपके जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हाइट पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जैसे तमिलनाडु की बात करें, आपने देखा होगा चेन्नई में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो रहा है। वहाँ पे जो वाटर है उसको ट्रेन की हेल्प से पहुँचाया जा रहा है। आपने बुंदेलखंड का नाम सुना है? क्या सर? बुंदेलखंड यस सर, सुने हैं। कहाँ पे है? Yes, sir. देखिए, यूपी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बहुत कम पानी जो है वहाँ पे अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल है, उस जगह को, वो जगह है बुंदेलखंड। आपका राजस्थान, गुजरात के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। तो वहाँ पे क्रॉप उगाने के लिए ये जो ड्रिप इरिगेशन है, ये बहुत यूजफुल होता है। दिल्ली में दिल्ली के आसपास जो है एक ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, वेस्टर्न पेरिफेरल वे है। दिल्ली में क्या होता है, पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा सरफेस करने लग गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली जो बाहर से जो आपके व्हीकल्स आ रहे थे उनको दिल्ली में आने से पहले उनको डाइवर्ट करने के लिए रोड्स बनाए। अब रोड्स जो बना दिए, चलिए अच्छी बात है, रोड्स बनाए, तो उसके आसपास जो है उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया।
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उससे क्या हुआ कि आपका जो जितना भी रेन वाटर था, जो उस पर्टिकुलर रोड पे जो है पानी गिरता, वो क्या करता, वो उसको ग्राउंड में पहुंचा देता, ताकि आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए, और उसके अलावा आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पे जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी यूज करके मैक्सिमम पानी को सेव किया जाए। अभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मोस्टली हर जगह पे सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, या फिर बहुत बड़े ट्यूबवेल लगाते हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो जितने ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर उसको अपने खेत के अंदर ऐसे छोड़ देते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी। तो आप देखिए कितना लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। जितना क्रॉप को रिक्वायर, बहुत कम जो है वाटर क्रॉप को रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा जो वाटर निकल रहा है वो वेस्ट ही हो जाता है। तो क्या होता है उस सबसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के तहत ऐसे मोड्स ऑफ इरिगेशन लगेंगे, यूज करेंगे, जिनसे हमारा जो वाटर है वो बचा रहे। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें, जो आपके खेत होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स लग जाते हैं, ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स लग जाते हैं जो आपके प्लांट्स के जो क्रॉप्स है उसका न्यूट्रिशन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए उन सभी प्लांट्स को बोला जाता है वीड्स। अब वीड्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वीडिंग प्रोसेस करते हैं। वीडिंग प्रोसेस के में क्या होता है, वीडिंग प्रोसेस में हम अपने जो वीड होता है उसको रिमूव करते हैं। वीडिंग बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सारे वीड्स जो हैं वो वाटर को, सनलाइट को, न्यूट्रिएंट्स को, स्पेस को, सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस, उस जगह को घेर लेते हैं जहाँ पे आपकी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे। इसलिए वो क्या करते हैं, वीड्स जो क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती है जो आपके हार्वेस्टिंग में, जो हार्वेस्टिंग है जब उसकी कटाई करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ पॉइजनस भी होते हैं। इन सभी से हमें छुटकारा चाहिए होता है। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन सबसे छुटकारा पाने के लिए, उनकी ग्रोथ को, जो वीड्स है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं। जब हम उसको सॉइल को टिलिंग करते हैं तो क्या होता है, जो वीड्स होती है वो अपरूट, मतलब वो सरफेस पे आने लग जाती है, और उससे उसको रिमूव किया जा सकता है। जब उसको ड्राई अप भी किया जा सकता है, उसको जब वो ऊपर आ जाएगी सरफेस पे तो उसके अंदर पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, वो सूख जाएगी। और जब वो सूख जाएगी तो उसको सॉइल के अंदर जब मिक्स कर देंगे तो वो ह्यूमस का भी काम करेगी। जब भी किसी सॉइल के अंदर हमें वीड्स को रिमूव करना है तो उसका बेस्ट टाइम होता है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब उन्होंने फ्लावर्स और सीड्स अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए तो उसको रिमूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसको रिमूव कर भी देंगे तो उसके जो फ्लावर्स और सीड्स है वो वहीं पे रह जाएंगे, और उससे फिर और फर्दर जो वीड्स है वो भी ग्रो करेंगे, सॉरी हाँ वीड्स है जो वो ग्रो करेंगे। मैनुअल रिमूवल, उसका मैनुअल रिमूवल भी हो सकता है, हाथ से उसको भी हटाया जा सकता है, और उसको उखाड़ा भी जा सकता है खुरपी की हेल्प से। खुरपी होती है ना, एक टूल होता है खुरपी, जिसकी हेल्प से उनको निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। उसके जो रूट है, रूट के साथ ही उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा भी एक तरीका जो होता है वीडीसाइड। वीडीसाइड का यूज़ करके, वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि 2,4-D। ये वीडीसाइड्स क्या करते हैं, ये उसको क्रॉप के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, लेकिन ये इस पर्टिकुलर टाइप के जो वीड्स होते हैं उनको ही डैमेज करते हैं। क्रॉप्स के ऊपर हालांकि इनका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में इसको क्रॉप्स के ऊपर डाला जाए तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट कैसे करते हैं, किसी को पता है? Sir, what? डू यू नो द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन? हाउ डू वी डाइल्यूट समथिंग? No, sir. ओके, वी डाइल्यूट समथिंग बाय एडिंग वाटर टू इट। किसी भी चीज़ को अगर हमें डाइल्यूट बनाना है तो वी विल ऐड वाटर टू इट। हम उसके अंदर वाटर को जो है वो ऐड कर देंगे। हम उसके अंदर वाटर को जो है वो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट होने के बाद उसको जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर की हेल्प से उसको जो है खेत के अंदर स्प्रे किया जाता है।
जो वीडीसाइड्स है उसको फ्लावर और सीड्स आने से पहले उसको जो है स्प्रे किया जाता है। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। अब इसके एक्सेस यूज से क्या होता है, फार्मर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपने देखा होगा अपने आसपास फर्टिलाइजर्स का यूज करने से पहले जो फार्मर्स होते हैं अपने फेस को बहुत अच्छे से कवर करके रखते हैं। बताइए अनुष्का। सर डाइल्यूट होता क्या है? डाइल्यूट होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की बेसिकली एक लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है। यस सर। नींबू पानी बनाने के लिए आप क्या करोगे, नींबू लेके ग्लास में और आप घोलोगे, उसके अंदर चीनी घोलोगे, नमक घोलोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें करोगे। अब आप क्या करोगे, वो बहुत ज़्यादा मीठा बन गया, बहुत ही ज़्यादा मीठा बन गया। तो अब आप उसके मीठेपन को कम करने के लिए क्या करोगे? सर और वाटर डालेंगे। और वाटर डालेंगे Very उसमें। good। तो ये क्या हो रहा है, उसके मीठेपन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग मोर वाटर। हम मीठे की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, इसके बाद ये सब होने के बाद आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। आपकी क्रॉप जब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो उसकी कटाई की जाती है। उसकी कटाई की जाती है सिकल के जरिए। सिकल जो है एक टूल होता है आपका। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उस सिकल को, कोई बताएगा, जिससे क्रॉप को काटा जाता है? एनीवन? चलिए, लेट्स गो विद सिकल। सिकल जो है वो एक टूल होता है जिससे बेसिकली आपकी जो क्रॉप है उसकी कटाई की जाती है। आजकल क्या हो रहा है कि मैनुअली ये पहले होता था बहुत ज़्यादा। अभी क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स की हेल्प से इसको जो है उसको काटा जाता है। और जो आपका एक होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स उसको क्या करती हैं, अ, जिसको बोला जाता है कंबाइन, वो उसको काटती भी हैं और उसके अंदर से आपका जो ग्रेन है उसको निकाल लेती है। और ग्रेन निकालने के बाद जो है उसको सेपरेट करके ग्रेन जो है उसको सेपरेट कर लेती है और उसके अलावा जो उसका जो अनवांटेड मटेरियल बचा उसको अलग कर देती है। फार्मर जो है अपने घर के अंदर छोटी छोटी जो है होल्डिंग्स अपने अपने घर के अंदर वो क्या करके रखते हैं, कुछ जगह बना के रखते हैं जहाँ पे वो सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को उससे, ग्रेन एंड शेफ को। उसको इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। आपने देखा होगा कई बार जो लोग होते हैं उसको एक ऐसे एक टूल होता है जिसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं ग्रेन को। ग्रेन जो है वो भारी हो जाता है, उसका छिलका जो है हवा में वो अलग सेपरेट हो जाता है। देखा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था। ये सर विनोइंग। यस सर। विनोइंग, यस विनोइंग, वेरी गुड। अब क्या होता है कि अब हमारे पास क्रॉप तैयार हो गई है, हमने उसको सेपरेट भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोरेज जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। देखिए, क्रॉप जो है वो साल में एक बार होती है, लेकिन हमें भूख तो रोज़ लगती है। हमें उस भूख को शांत करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस ग्रेन को स्टोर करके रखना है। और उसको ग्रेन को स्टोर करके रखने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े टूल्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स चाहिए होते हैं। ग्रेन्स हमारा सेफ रहे, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे, इंसेक्ट्स ना उसको खाएं, रैट्स उसको ना खाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मॉइस्चर उससे दूर रहें। इसलिए हमें क्या करना होता है, अपने ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करके रखना होता है। अगर हम ग्रेन्स को बिना ड्राई किए रख देते हैं तो उसके अंदर क्या लगेंगे, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे और इससे हमारा जो ग्रेन है वो अनफिट हो जाएगा, बर्बाद वो हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से धूप में सुखाया जाता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई है, इन सब का डेवलपमेंट जो है उसको वो धूप जो है वो रोक देती है। उसको जूट बैग के अंदर, जो आपके बोरा होता है ना, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ग्रेनरीज होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है जिसके अंदर आपके अनाज को भी स्टोर किया जा सकता है। नीम की पत्तियां जो होती हैं उनको भी, सूखी हुई पत्तियों को आपके ग्रेन्स के साथ उसको रखा जाता है अपने घर के अंदर। आपने देखा होगा भी जी कि क्या होगा, गेहूं की जो फसल है वो कट जाएगी, उसके कटने के बाद आप क्या करोगे, अपने घर के अंदर गेहूं को स्टोर करके रखोगे ताकि आप थ्रू आउट द ईयर उसको खा सको, ठीक है। उसके अलावा उसको स्टोर करते वक्त आप
देखना आपके पेरेंट्स क्या क्या चीज़ें उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग माचिस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके जो रैट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो उस ग्रेन से दूर रहते हैं। अब क्या होता है, इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे जी अनुष्का बोलिए। सर जो नीम लीफ है उसको अगर ग्रेन जहाँ स्टोर की उसमें डालेंगे तो क्या कैसे इफेक्ट करता होगा, क्या होता नीम होगा? नीम जो होता है बेटा एक बहुत ही यूज़फुल प्लांट होता है। उसके अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका इंसेक्ट्स वगैरह उससे दूर रहते हैं। ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आपके उसको ग्रेन। ओके सर। अब इसके अलावा जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं। आपने देखा होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुना है एफसीआई के बारे में? यस सर। पीडीएस के बारे में सुना है आपने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सभी क्या करते हैं, ये एफसीआई क्या करता है, अपने जो फूड ग्रेन्स होता है उसको स्टोर करके रखता है बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर। इट स्टोर्स फूड इन Mohit, is this the right time to join the class? No, sir, actually, my internet was dead. Okay, no issues. Watch this video on YouTube later. Okay. Okay, Uh, sir. चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, केमिकल जो है वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट। हाँ, उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उस ग्रेन को हम खा सकें। अब इसके अलावा एक और फार्मिंग का तरीका है जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। कुछ लोग जो होते हैं अपने घर के अंदर डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, और आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, उसके अलावा आपके गोट हैं और शी कैमल है। ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली उनको उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको प्रोवाइड करते हैं, उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो मिल्क से उनके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनको फिर कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग जो है अपने घर में फिश भी रखते हैं, और जिनके पास बड़े बड़े घर होते हैं, और कुछ लोग अपने फार्म्स को जो है उसको चेंज करके उसमें वहाँ पे जो मछली पालन है उसको भी करते हैं। कुछ लोगों ने पोल्ट्री फार्म बनाए होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये जो सभी ऐसे ऐसे जो हमारे फूड आइटम्स जिनका सोर्स हमारे एनिमल्स होते हैं, उस सभी फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, उस सभी फूड आइटम किसी कौन से फार्मिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, राइट। जब भी ये Yes, sir. एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, हम बेसिकली जो एनिमल्स हम पालते हैं फॉर द यूज, जैसे कि कोई जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके अंदर चिकन पालते हैं। चिकन को जो क्या करते हैं, वो उसको ग्रो करते हैं, उसको उसको प्रॉपर फूड देते हैं, प्रॉपर शेल्टर देते हैं, प्रॉपर उसकी केयर करके रखते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, और जब वो पूरा ग्रो हो जाए तो उसको फिर वो मार्केट में बेच देते हैं, फिर उसको लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, चलिए विल नॉट गो इन दैट डिटेल, यू नो इट वेल। उसको उसका यूज़ करते हैं कंजम्पशन के लिए। यस अनुष्का। सर एनिमल हस्बेंड्री एक बार फिर से बताइए, नहीं आ रहा एनिमल है। हस्बेंड्री बेसिकली आपके एनिमल्स जो फूड आइटम्स जिनके लिए एनिमल्स आपका रिसोर्स का काम करते हैं, सोर्स का काम करते हैं, उन सभी को वो सभी जो है फार्मिंग हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। जैसे कि आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, आपका जो है कैटल फार्मिंग हो गया, कैटल फार्मिंग के अंदर आपका गाय पालना, भैंस पालना, ये सब बातें। गोट गोट हो गया, आपका चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है। ठीक है, ओके सर। एनिमल हस्बेंड्री जब एनिमल हस्बेंड्री जब बोलेंगे हम, जब यही सारी चीज़ें मतलब ये छोटे छोटे जो एनिमल्स को अपने घर में पालना, इसको जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। चलिए, यहाँ तक हमारा था, ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है,
हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका साइंस का जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा दैट विल बी योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फूड। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जो है आजकल एक ऐसे डिजीज सॉरी हम आजकल ऐसे डिजीज से दो चार हो रहे हैं, एक ऐसे वायरस की वजह से हम सभी जो है क्लासरूम में नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासरूम में हैं। तो उस सभी को समझने के लिए आपको एक ये चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग देगा उसके बारे में। इसलिए जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी क्लासेस को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपकी डे टू डे लाइफ को समझने के लिए। तो ये वाला चैप्टर जो है ये आपका आज फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड वर्कशीट और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके गूगल क्लासरूम दोनों पे शेयर कर दूँगा, ठीक है? ओके सर। So Okay, Google so Classroom let me mark the attendance.